हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है सारे सीए स्टूडेंट्स? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है एंड उस पढ़ाई को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं आ गया हूँ आपके पास में। तो अपन कर रहे थे, क्या कर रहे थे बच्चों? अपन कर रहे थे सीए इंटर लॉ का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। क्या नाम था चैप्टर का? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द कंपनीज। ओके, कौन सा चैप्टर था? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। कि अगर एक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उस पे क्या क्या प्रोविजन लागू होते हैं वो बताता है चैप्टर 5। इसमें कौन कौन से सेक्शन थे? सेक्शन 73, 74, 76 एंड 76 ए। ओनली 4 ही सेक्शन है इस चैप्टर में, जिसमें सारी की सारी चीजें क्या होती है, कवर होती है। ओके, अपन ने कल वाले लेक्चर में क्या क्या कवर किया था एक बार अपन क्विकली इसको देख लेते हैं, फिर अगला अपन कवर करेंगे जो भी पोर्शन होगा। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी डिपॉजिट की डेफिनेशन। डिपॉजिट की डेफिनेशन में क्या आता है? डिपॉजिट की डेफिनेशन इंक्लूड्स, ये ध्यान रखना, नॉट मीन्स, इट्स मीन्स इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या आता है? डिपॉजिट, लोन या कोई अदर फॉर्म। ओके, जो क्या हो सकते हैं, ये है डिपॉजिट की कैरेक्टरिस्टिक्स कि डिपॉजिट में क्या क्या पैसा, कौन कौन सा पैसा इंक्लूड होता है। डिपॉजिट, लोन और कोई अदर फॉर्म में आया है वो पैसा। सिक्योर भी होते हैं, अनसिक्योर भी हो सकते हैं डिपॉजिट्स। जॉइंट नेम से हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 नाम से होनी चाहिए। प्रेस्क्राइब कैटेगरीज नहीं आएगी, जो किसने प्रेस्क्राइब करी है? रूल्स ने प्रेस्क्राइब करी है। प्राइवेट कंपनी खाली अपने मेंबर से ले सकती है डिपॉजिट, लेकिन एक पब्लिक कंपनी मेंबर और पब्लिक दोनों से डिपॉजिट ले सकती है। डिपॉजिटर कभी भी एक नॉमिनेटर को अपॉइंट कर सकता है, मींस एक नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है अपने डिपॉजिट के लिए। रीपेमेंट जो है डिपॉजिट का, वो टाइम बाउंड होता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे जब मेरी इच्छा होगी तब मैं डिपॉजिट वापस दूंगा, तब मैच्योर करूंगा, नहीं। एक टाइम बाउंडेशन होता है डिपॉजिट का, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। जो डिपॉजिट है वो आपको इंटरेस्ट के साथ में, ब्याज के साथ में वापस रीपे करना होता है। और अगर कंपनी चाहे तो एक डिपॉजिट का प्री मेच्योर पेमेंट भी कर सकता है। ओके, और कौन कौन सी कैटेगरी थी जो डिपॉजिट में नहीं आएगी? तो ऐसी कैटेगरी जो डिपॉजिट उसको अपन नहीं मानेंगे, कौन कौन सी थी? कहीं भी गवर्नमेंट का नाम आ जाए, गवर्नमेंट से कोई भी अगर पैसा आया है उसको अपन डिपॉजिट नहीं मानेंगे। फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन सिटीजन से या फॉरेन बॉडी से कहीं से भी आपके पास में पैसा है, उसको आप क्या नहीं मानोगे? डिपॉजिट नहीं मानोगे। बैंकिंग कंपनी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी बैंकिंग कंपनी जिससे क्या आया है? लोन या कोई फाइनेंशियल या फैसिलिटी आई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस या फैसिलिटी आई है या लोन आया है, किससे? बैंकिंग या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपके पास में पैसा आया है, वो आप लोन नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि उनका काम ही यही है, वो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का काम ही यही है कि वो लोन दे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, फैसिलिटी दे। तो आप उसको डिपॉजिट थोड़ी मानोगे, वो आपने एज ए लोन लिया है। ओके, कोई पैसा कमर्शियल पेपर के बदले या इंस्ट्रूमेंट के बदले जो आरबीआई ने प्रेस्क्राइब किया उसके बदले में आया है, तो आप उसको डिपॉजिट नहीं मानोगे। इंटर कंपनी डिपॉजिट का पैसा नहीं मानोगे आप डिपॉजिट। कोई पैसा जो जनता ने आपको आपकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए एज ए एप्लीकेशन मनी दिया था, उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। ओके, कोई प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव ने अगर आपको पैसा दिया है कोई भी, तो उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे, सब्जेक्ट टू कि उसने क्या करा है? एक डिक्लेरेशन दिया है कि ये जो पैसा है वो मैंने किसी दूसरी जगह से लोन लेके या उधार लेके आपको नहीं दिया है, ये डिपॉजिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उधार लेके अगर वो दे रहा है तो उसमें कुछ ना कोई शक का दायरा आता है कि अगर आप पैसा अगर अपनी ही कंपनी में डिपॉजिट लगा रहे हो और आपको कहीं से वो पैसा लेना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है, तो उस डिपॉजिट का सेंस क्या है? कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, इसीलिए आप कहीं और से पैसा लेके अपनी कंपनी में एज ए डिपॉजिट दे रहे हो। ओके। कोई पैसा जो आपने किससे रेज किया है, कैसे रेज किया है? सिक्योर डिबेंचर एंड बॉन्ड से रेज किया है। कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर आपने इश्यू करके या बॉन्ड इश्यू करके आपने रेज किया है, उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। लिस्टेड अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का
पैसा आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। कोई पैसा जो एक एम्प्लॉय उसकी सैलरी से कम, कोई एम्प्लॉय एज ए सिक्योरिटी मनी दे रहा है, फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, एज ए सिक्योरिटी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है, जो उसकी सैलरी से ज्यादा नहीं है, उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। क्यों? अगर एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी से भी ज्यादा डिपॉजिट दे रहा है, ठीक है, तो उसका सेंस क्या होगा उस कंपनी में काम करने का? अगर वो अपनी सैलरी, ग्रॉस सैलरी, एनुअल सैलरी से भी ज्यादा कंपनी में पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है, कोई कंपनी एज ए ट्रस्टी ने कंपनी ने एज ए ट्रस्टी रख रखा है, उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। या कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर पैसा आया है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए, कोई प्रॉपर्टी की सप्लाई के लिए, जो भी एडवांस आया है, कुछ भी इस पैसा आया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, उसको आप डिपॉजिट थोड़ी मानोगे, उसको भी आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। या कोई पैसा प्रमोटर लेके आया है, किससे? बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, अगर कंपनी को दे रहा है, कि एक प्रमोटर है, कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है, और वो पैसा वो कहां से लेके आया है? वो पैसा वो लेके आया है, लोन से लेके आया है, और ये शर्त पे लेके आया है कि ये पैसा मैं उस कंपनी में, अपनी कंपनी में एज ए लोन दूंगा, और खुद ने ही वो पैसा लेके अपनी कंपनी में दिया है, तो वो पैसा आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। ओके। कोई निधि कंपनी जो पैसा एक्सेप्ट कर रही है, उसको आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। चिट फंड वाला पैसा आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाला पैसा आप क्या नहीं मानोगे? डिपॉजिट नहीं मानोगे। या कोई स्टार्टअप कंपनी है, कोई स्टार्टअप कंपनी है जिसमें वो क्या कर रही है, कोई कोई भी बंदा कोई भी बंदा कन्वर्टेबल नोट के बदले 25 लाख या उससे ज्यादा अगर पैसा दे रहा है, ठीक है, जिसकी मेच्योरिटी नोट एक्सीडिंग 10 साल है, 25 लाख या उससे ज्यादा अगर स्टार्टअप को मिल रहा है पैसा किसी भी पर्सन से कन्वर्टेबल नोट के थ्रू, तो वो आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। ओके। या फिर इन फंड से, इन सारे फंड से या ट्रस्ट से कोई पैसा आया है, तो वो आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। डिपॉजिटर की डेफिनेशन बताई थी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में मेंबर डिपॉजिटर अपन बोल सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में मेंबर भी डिपॉजिटर होगा और कोई दूसरा बंदा भी डिपॉजिटर हो सकता है। मींस प्राइवेट कंपनी में ओनली कंपनी का मेंबर ही डिपॉजिटर होगा, इसके अलावा पब्लिक में डीलिंग नहीं होगी। नाउ, एलिजिबल कंपनी कौन सी ऐसी कंपनी है जो डिपॉजिट लेने के लिए एलिजिबल है? ओके। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आई, अपने इनकॉर्पोरेट हुई और जनता से पैसा लिया और गायब हो गई। इस चीज को, इस लूप को हटाने के लिए कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट लगाई कि इस लिमिट वाली पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर सकती है एज ए डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी तो क्या है, प्राइवेट कंपनी इस दायरे में नहीं है, क्योंकि वो अपने मेंबर से ही पैसा लेगी। अपने मेंबर का पैसा लेकर वो क्या करेगी? उसके खुद के कुछ प्रोविजन है वो फॉलो करेगी, तो उस पर कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लिमिट है पब्लिक कंपनी पे, क्योंकि वो पब्लिकली डील कर रही है, जनता से डील कर रही है, जनता का पैसा है, उसको सेफ रखना जरूरी है। वो सरकार का क्या है, दायित्व है कि उसका पैसा, जनता का पैसा है, वो सेफ रखे। उसके लिए लिमिट क्या दी कि अगर आप पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो एज ए डिपॉजिट, तो आपकी नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़। कम से कम 100 करोड़ होनी चाहिए, 100 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। आपका टर्नओवर है वो 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो हो गए ऑप्शनल लिमिट की, इन दोनों में से कोई एक भी अगर फुलफिल हुआ, वो एक्सेप्ट कर सकती है। साथ के साथ आपने क्या किया है, अपने कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन से कंसेंट लिया है एग्जिस्टिंग मेंबर से, एंड उसके साथ में एंड उसके साथ में आपने वही जो लिया है एसआर, उसको आपने कहाँ फाइल किया है? रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया है। ठीक है। लेकिन जहां पे अगर आपने 180 वाले सेक्शन के दायरे में ही आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तो आपको एसआर की जगह ओआर भी आप ले लोगे, तो आप एलिजिबल हो, नो इश्यूज। ठीक है। यहाँ पे चार्ट में इन्होंने बताया कि जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो, 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो। ओके। प्लस ये यहाँ पे प्लस नहीं है एक्चुअली, और और होगा। ओके। और
और ठीक है, देखो नाउ, अब देखो कुछ ऐसे प्रोविजन है सेक्शन 73 से अपन आते हैं ना, तो सेक्शन 73 ने क्या कर रखे हैं, कुछ ऐसे प्रोविजन दे रखे हैं जो प्रोहिबिटिव प्रोविजन है। प्रोहिबिटिव प्रोविजन का क्या मतलब होता है? प्रोहिबिटिव प्रोविजन, प्रोहिबिटिव प्रोविजन का मतलब होता है कि कंपनीज एक्ट क्या कर रही है, आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। कंपनीज एक्ट क्या कर रही है, आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रही है कि आपको ये वाले काम नहीं करने अगर आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आप वो वाली कंपनी हो जो आप पब्लिक से पैसा एज अ डिपॉजिट ले रहे हो, तो आपको कुछ ऐसे काम है जो आपको नहीं करने। तो वो क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक अनलेस जब तक कि वो क्या नहीं करे, फॉलो द मैनर प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स या रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, कि जब तक वो चैप्टर 5 वाले प्रोविजन ऑफ द एक्ट मींस ये वाला चैप्टर में जो प्रोविजन लिखा है वो अगर फॉलो नहीं कर लेती, तब तक वो क्या नहीं कर सकती, पब्लिक से कोई भी पैसा एज ए डिपॉजिट नहीं ले सकती। एग्जम्प्टेड कंपनी कौन कौन सी है जिनको चैप्टर 5 एप्लीकेबल नहीं है, जिसको ये सारे प्रोविजन में झमेला करने की कोई जरूरी नहीं है, जिनको ये हेडेक लेने की कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को ये सेक्शन फॉलो करना है, वो सेक्शन फॉलो करना है, मेरे को ये रिक्वायरमेंट करनी है। कौन कौन सी ऐसी कंपनी है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 सबसेक्शन 1, ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद में, नो कंपनी शैल इनवाइट, कोई कंपनी क्या नहीं करेगी, इनवाइट नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी या रिन्यू नहीं करेगी क्या रिन्यू नहीं करेगी? डिपॉजिट्स अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट एक्सेप्ट मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर। सिंपल सी इन्होंने बात बोली है कि आपको मेरी बात सुने बिना कोई काम नहीं करना। यही बात ये ऊपर वाला बोल रहा था, यही बात नीचे वाला, इसने डायरेक्ट बोल दी, इसने इनडायरेक्ट बोल दी कि ये चैप्टर, ये कब एक्ट आने के बाद में आपको जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको कुछ नहीं करना, बस। ओके, नाउ कौन कौन सी कंपनियां हैं जो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द डिपॉजिट प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल? अब ये भी मैं बताऊंगा कि इन पे क्यों नहीं लगना चाहिए। देखो, आप पढ़ो, कोई बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड सच अदर कंपनी एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब आप तीनों कंपनियों में आप गौर करना, ये चारों तीन ही होगी क्योंकि अदर प्रेस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट तभी मानेंगे। तीन कंपनियां क्या है? तीन कंपनियां हैं, वो टाइप्स ऑफ कंपनी है, वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये है पैसा देना और पैसा लेना। बैंकिंग कंपनी का आईसीआईसीआई बैंक, मान लो आपका जो जिस भी बैंक में खाता है, एग्जांपल एसबीआई बैंक हो गया, ओके, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, या कोई भी बैंक हो गया जो क्या कर रहा है, पैसा देने का और लेने का काम कर रही है। तो आप ये सोचो कि अगर उसने जनता से पैसा लिया, मान लो एक कोई उनका कस्टमर आया 1 लाख रुपए जमा कराने के लिए, ओके, और उन्होंने क्या करा, अपनी बुक्स में उसको क्या लिख दिया, डिपॉजिट्स लिख दिया। ओके, अब वो बोलेगी कि आपको ऊपर वाले सारे के सारे प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे जो हम बोल रहे हैं, कंपनीज एक्ट जो जो बोल रहा है। अरे भैया, बैंकिंग कंपनी का तो काम ही यही है कि सारे जो भी जनता है उनसे पैसा ले, उनका डिपॉजिट रखे, उनके जो भी उनका काम है वो करे और आगे लोन बांटे। तो आप उस पे ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल करके उनको हेडेक थोड़ी दोगे, क्योंकि उनका तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है कि पैसा लेना और देना, डिपॉजिट करना। इसके लिए बैंकिंग कंपनी पे कोई ऐसा रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसी तरह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी उसी तरह होगी कि अगर वो पैसा ले रही है, दे रही है, उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है कि वो पैसा लेन देन करेगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का भी यही काम है। ओके, तो ये चार ऐसी जगह है जहां पे आपको एग्जम्पशन है कि आप ये प्रोविजन आउट ऑफ स्कोप माने जाएंगे। नाउ, अगर
अब ये किस में आता है? अब ये आ रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अगर एक कंपनी क्या कर रही है, अब यहां पे बात आई है, किसकी बात आई है? मेंबर्स की। मेंबर्स की बात आई है। एनी कंपनी, एनी कंपनी का मतलब क्या हो गया? पब्लिक या प्राइवेट, कोई भी कंपनी हो भले, या पब्लिक हो या प्राइवेट हो, एनी कंपनी जो क्या कर रही है? फ्रॉम इट्स मेंबर, any company may accept or renew deposits from its member by the following provisions as below। हर कंपनी अपने मेंबर से क्या कर सकती है? एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिन्यू भी कर सकती है डिपॉजिट, लेकिन उसको क्या क्या प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे? ये प्रोविजन उन्होंने यहाँ पे नीचे दिए हैं। कौन कौन से प्रोविजन दिए हैं इन्होंने? पासिंग ए रिजोल्यूशन। A company is required to pass a resolution in general meeting for the acceptance of deposits। कि अगर आप मेंबर से भी अगर पैसा ले रहे हो तो आपको अपनी कंपनी में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे अपने मेंबर से, बस। Issuance of the circular containing the statement। The company is required to issue a circular to its member, including therein a statement showing the financial position of the company, the credit rating, total number of depositors, and the amount due towards the deposit in respect of any provision, any previous deposit accepted by the company, and such other particular as may be prescribed in manner। According to Rule 4, the company shall issue such circular to all its members by the registered post, which with acknowledgement due or speed post या electronic mode in form DPD-1। Further, the circular may be published in English language in an English newspaper and in vernacular newspaper, having wide circulation in the state in which registered office of the company is situated। In addition, देखो पहले तो अपन यहां तक पढ़ते हैं, इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर कंटेनिंग स्टेटमेंट। एक कंपनी को सबसे पहले तो कंपनी में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक कंपनी को अपने जो मेंबर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, अपने जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनको एक सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या आएगी डिटेल? जिसमें आएगी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की अभी हाल की स्थिति क्या है वो आएगी, फाइनेंशियल पोजीशन। क्रेडिट रेटिंग क्या है कंपनी की? मींस बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो हर एक कंपनी को क्या देती है? एक रेटिंग देती है, ये कंपनी कितनी फिजिबल है पैसा लेने के लिए और पैसा देने के लिए, उसके लिए। ओके, द टोटल नंबर ऑफ द डिपॉजिटर, इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर कितने, एंड द अमाउंट ड्यू टुवर्ड द डिपॉजिट्स, और उस कंपनी के डिपॉजिट्स का कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है। ओके, और कोई अगर पिछला पैसा भी अगर कंपनी पे डिपॉजिट्स का बाकी है तो वो सारा बताएगा, किसमें? प्रिस्क्राइब फॉर्म में। और ये सर्कुलर है वो आपको किसको? मेंबर को DPD-1 में देना है, और आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, मतलब आप मान लो अगर राजस्थान से हो तो राजस्थान पत्रिका आ रही है तो वहां का हिंदी में सर्कुलेट होता है, उसको बोलते हैं वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, और एक इंग्लिश में न्यूज़पेपर। और उसके साथ में आपको इन एडिशन आपको क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आपको एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट देना होगा कि कंपनी शैल बी अटैच्ड इन द फॉर्म DPD-1 that company has not committed any default in the repayment of the deposit or in the payment of the interest such on such deposit accepted, या तो पहले या उसके बाद में, ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट एक्सेप्टेड इधर बिफोर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ओके, कि एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट देना होगा कि कंपनी ने कभी भी डिपॉजिट को वापस करने में या उस पे ब्याज देने में या उस पे इंटरेस्ट देने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। एंड नीचे देखना कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया भी है, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया भी है तो एक सर्टिफिकेट देगा DPD-1 के साथ में। क्या सर्टिफिकेट देगा? कि उसने वो डिफॉल्ट है वो सही कर दिया है, और वो डिफॉल्ट बीते हुए 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, कि एक कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया भी है तो ये सर्टिफिकेट दे देगा कि अब वो कंपनी कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, और पिछला जो डिफॉल्ट हुआ था उसको बीते हुए 5 साल हो गए। ओके,
Such circular shall be issued on the authority and the name of board of director of the company. Okay. The circular shall remain valid till the earliest of the following. अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सर्कुलर shall be remain valid till earliest the following dates. कि वो जो सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड माना जाएगा? अप टू 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इश्यूड. कि अगले 6 महीनों के लिए, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके अगले 6 महीनों के लिए वैलिड माना जाएगा. या और डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लेड बिफोर द कंपनी एट द एजीएम, या फिर और इन केस अगर एजीएम नहीं हुई तो द लेटेस्ट डे ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस. ओके, कब तक वैलिड माना जाएगा? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीनों तक, या फिर कंपनी में जब एजीएम हुई, या एजीएम अगर नहीं हुई तो वो एजीएम कब होनी चाहिए थी अगली पोस्टपोन होने पे, तब की डेट को माना जाएगा कि वो सर्टिफिकेट तब तक वैलिड है. अब जो आपने सर्कुलर तो दे दिया, अब वो सर्कुलर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पड़ोस वाली आंटी को बताना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा. द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ कॉपी ऑफ द सर्कुलर कंटेनिंग द स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द सर्कुलर. ओके, कि आपको अगले 30 दिनों में आपको क्या करना पड़ेगा? आरओसी को वो सर्कुलर फाइल करना पड़ेगा. नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. अब एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को एक अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. ओके, जिस तरह कंपनी डिबेंचर इश्यू करती थी तब क्या बनाती थी? डिबेंचर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. ओके, उसी तरह कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा. The company is required to deposit on or before 30th April of the each year. हर साल के 30 अप्रैल से पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? मान लो एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, उससे अगला महीना आता है अप्रैल. अप्रैल का 30th ऑफ अप्रैल, 30 अप्रैल से पहले एटलीस्ट 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर. मान लो आपके अभी चल रहा है 2025 और मार्च आएगा 2026 को. अब अगला जो साल आएगा वो आएगा 2026-27. 26-27 में मान लो 1 लाख के डिपॉजिट्स क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं. अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. और आपके जो अगले साल जो डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं उसका 20%, एटलीस्ट 20% मींस बनाना चाहो होता तो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 20% ऑफ द अमाउंट्स डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर मींस अगले फाइनेंशियल ईयर, kept in a scheduled bank in a separate bank account called the deposit रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. की नेक्स्ट ईयर में जितने डिपॉजिट आपके मैच्योर होने वाले हैं जो कंपनी को अगले साल में वापस देने हैं जनता को, तो अब इस साल में ही आप एक काम करो, 30 अप्रैल तक जितना पैसा आपको करना है 30 अप्रैल तक आप एक अलग अकाउंट में डाल दो जिसका नाम होगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. According to Rule 13, every company referred in subsection 2 of Section 73 and every eligible company shall on or before 30th day of April of the each year deposit the sum specified in clause C of the said subsection with any schedule. ये सेम ही बात बोल रहा है जो ऊपर बोल रहा था. Provided that the amount remaining deposited shall not at the time fall below 20% of the amount of deposit maturing during the financial year. की अब आपने डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बना दिया तो हर साल ऐसा होगा ना कि हर साल क्या हो रहा है? कोई ना कोई डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है. ओके, तो आप कंपनी को क्या करना पड़ेगा? हर साल
जितने डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं अगले साल में, उसका कम से कम उसके अमाउंट का 20% उसको डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में रखना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नाउ, अब सर्टिफिकेशन एज टू नो डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट। अब ये सर्टिफिकेट कौन देगा? कंपनी नीड्स टू सर्टिफाई। कंपनी को सर्टिफाई करना पड़ेगा दैट इट हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड ईदर बिफोर या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द सच डिपॉजिट। कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी नीड्स टू सर्टिफाई। कंपनी को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है डिपॉजिट को रीपे करने में या उस पर इंटरेस्ट देने में। एंड इन केस, अगर उसने इन केस डिफॉल्ट, यहाँ पे इन केस डिफॉल्ट अकर्ड, तो 5 years हैज बीन लैप्स्ड। और अगर ये डिफॉल्ट हुआ है तो उसको क्या है, 5 साल बीत चुके हैं, भूली बातों को आप भूली मीन्स पिछली बातों को आप भूल जाओ, एक नया जीवन स्टार्ट करो। 5 साल हो चुके हैं, अब कंपनी कोई भी गड़बड़ नहीं करेगी। नाउ, क्लोज ए टू ई ऑफ सबसेक्शन 2, जो अपन ने ऊपर बातें पढ़ी। ओके, क्लोज ए टू ई ऑफ सबसेक्शन 2, जो अपन ने ऊपर बातें पढ़ी है ऑफ सेक्शन 73 with respect to the issue of circular filing of the copy of such circular with registrar, deposit certain sum 20% to the uh, deposit repayment reserve account and certification जो देना है, नो डिफॉल्ट हमने किया है, नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। कब? ऊपर जो भी अपन ने बातें करी, ऊपर लिखा था एनी कंपनी, उसमें दोनों आती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। लेकिन कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफाई किया है कि इन केसेस में एक प्राइवेट कंपनी पे ये जो ऊपर अपन ने बातें करी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन से केसेस में? विच एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर मनीज नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कि वो अपने मेंबर से उतना ही पैसा ले रहे हैं जितना उनका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। मान लो ये तीनों का मिला के एक कंपनी में 100 करोड़ है, एक कंपनी में तीनों अमाउंट मिला के 100 करोड़ हो रहा है, और वो अपने मेंबर से ही उतने से कम या उतना ही पैसा ले रहे हैं, 100 करोड़, उससे ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो आपको ऊपर जो अपन ने बातें करी है कि आपको सर्कुलर फाइल करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एक अलग रिजर्व अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, वो कोई आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है सारा। विच ए स्टार्टअप और फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, और एक कंपनी नई स्टार्टअप है और उसको 5 साल भी नहीं हुए हैं, तो उसके लिए उस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। या which fulfill all the following condition, which is not an associate or subsidiary of the any other company, if the borrowing of the such a company from the bank or financial institution body corporate less than twice of the paid up share capital और 50 करोड़ whichever is lower। कि वो क्या नहीं है, वो एक कंपनी की या तो एसोसिएट सब्सिडरी या कोई अदर कंपनी की नहीं है, जिसकी जिसकी क्या है, बोरोइंग क्या नहीं है, लेस देन है, जिसकी बोरोइंग क्या है, लेस देन मींस कम है, किससे कम है, ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मान लो एक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, मान लो एक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ है और उसकी बोरोइंग क्या है, बोरोइंग क्या है, 25 करोड़ है। ओके, उसकी बोरोइंग कितनी है, 25 करोड़ है। पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, बोरोइंग उसकी 25 करोड़ है, तो ट्वाइस कितना हुआ पेड अप शेयर कैपिटल का, 40 करोड़। तो उससे कम है या नहीं है? ओके, या 50 करोड़, इससे कम विच एवर इज लोअर। ओके, सच ए कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन एनी रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स, या उसने कोई ऐसा डिफॉल्ट डिपॉजिट्स के अंदर नहीं किया है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में ये बातें एप्लीकेबल कब नहीं होगी, जब वो अपने मेंबर से अपनी जो भी पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसका 100% तक ही अगर पैसा ले रहे हैं, या फिर उनकी जो बोरोइंग है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉरपोरेट से किससे कम है, अपनी पेड अप शेयर कैपिटल से 2 गुना या
50 करोड़, इन दोनों में से जितना कम है उससे भी अपनी कम है तो उसको मानेंगे कि उस पे एप्लीकेबल नहीं है, या उन्होंने क्या कोई डिफॉल्ट नहीं किया है तो। नाउ प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी, अब वापस चालू हो रहा है कि दोनों कंपनीज पे क्या क्या एप्लीकेबल है डिपॉजिट्स के रूल्स। द कंपनी मे प्रोवाइड सिक्योरिटी इफ एनी फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट और द इंटरेस्ट देयरऑन। Further, if the security is provided, the company shall take step for the creation of the charge on the property or the asset of the company. कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी अपने जो भी डिपॉजिट आए हैं उस पे क्या कर सकती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकती है और उन सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट करवा सकती है। कंपनी मींस उनको सिक्योर कर सकती है डिपॉजिट्स को। इट मे बी नोटेड दैट इन केस ए कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट या सिक्योर सच डिपॉजिट पार्शियली, या तो उसने सिक्योर ही नहीं किया या उसको पार्शियली सिक्योर किया है, देन डिपॉजिट शैल बी टर्म्स एट अनसिक्योर डिपॉजिट। अकॉर्डिंगली इट शैल सो कोटेड इन एवरी सर्कुलर फॉर्म, एडवर्टीजमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द इनविटेशन या एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट। कि अगर एक कंपनी सिक्योर नहीं करती अपने डिपॉजिट को तो वो अनसिक्योर माने जाएंगे और कंपनी को हर फॉर्म, सर्कुलर, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट में अपने डिपॉजिट्स को अनसिक्योर्ड बता के ही एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ओके, नाउ रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट, एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी शैल बी रीपेड विद द इंटरेस्ट। बस इतनी सी बात है, रीपेड विद द इंटरेस्ट, डिपॉजिट एक्सेप्टेड रीपेड विद द इंटरेस्ट। एप्लीकेशन टू एनसीएलटी इफ कंपनी फेल्स टू रीपे। अब अगर मान लो एक कंपनी क्या हो जाती है, अगर फेल हो जाती है अपने डिपॉजिट को रीपे करने में, तो हर जिसके साथ में ये अन्याय हुआ है, जिसको अपने डिपॉजिट का पैसा रीपे नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, एनसीएलटी के पास जा सकता है पैसा वापस मांगने के लिए। In case a company fails to repay the deposit part thereof in interest thereon, the depositor may apply to NCLT. Depositor क्या कर सकता है, may apply to NCLT for order directing the company to pay the sum due and the loss or damage incurred by him, एंड उसके बाद में एनसीएलटी जो उसको सही लगेगा वो ऑर्डर दे सकता है। बस इतनी सी बात है। नाउ यूटिलाइजिंग द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। अब जो अपन ने ऊपर डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाया था उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है ये इन्होंने बताया। द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट शैल नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर पर्पस अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। कि वो पैसा आपको ओनली एंड ओनली रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट के लिए ही करना है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते कहीं भी। रूल नंबर 13 also state that the amount of so deposited in the account shall not be used by the company for any purpose other than repayment of deposit। रूल नंबर 13 भी यही बोलता है। नाउ टेन्योर फॉर विच डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड। अब ऊपर जब अपन ने डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें उन्होंने बताया था कि मैक्सिमम 20 साल का होता है, उसके बाद में भी आप इशू कर सकते हो। ठीक है, डिपॉजिट की मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 10 साल होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि डिपॉजिट कितने टाइम के लिए एक्सेप्ट हो सकते हैं। एक कंपनी इज नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। पहली चीज तो ऐसे डिपॉजिट इश्यू नहीं कर सकती जो रीपेबल ऑन डिमांड है, कि आप डिपॉजिट इश्यू कर रहे हो, जनता ने आपको पैसा दिया और जनता का जब मन करा अगले दिन ही आपसे पैसा वापस मांगने आ गई, तो ऐसे कोई भी डिपॉजिट इश्यू नहीं करेगी जो रीपेबल ऑन डिमांड हो। या फिर जो लेस देन 6 मंथ हो, कि आपके 6 महीने से भी कम के पीरियड के लिए आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप कम से कम 6 महीने के बाद तक रखो ताकि वो पैसा आपके यूटिलाइज हो। Further, the maximum period of acceptance of the deposit cannot exceed 36 month। आप 36 मंथ से ज्यादा आप एक डिपॉजिट को नहीं रख सकते। एक्सेप्शन टू द रूल्स और द टर्म्स ऑफ द 6 मंथ, की कुछ केस ऐसे हैं जहां पे आप मिनिमम जो टेन्योर है 6 महीने का वो आप पे ऊपर लागू नहीं होता। कौन कौन सी जगह पे? फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग एनी ऑफ द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड। की पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, a company may accept or renew deposit repayment earlier than 6 months subject to condition। subject to condition, क्या कंडीशन?
Such deposit shall not exceed 10% of the aggregate of the paid up share capital, free reserve and security premium of the company. कि जो आप शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो वो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सबका मिला के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मान लो ये सब मिला के आपका कितना हो रहा है, ये सब मिला के आपका 100 करोड़ हो रहा है, तो उसका 10% कितना हुआ, 10 करोड़। तो आप 6 महीने से कम पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 10 करोड़ तक का पैसा आप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। एंड एंड उसके साथ में आपको क्या है, सच डिपॉजिट आर रीपेबल ओनली ऑन और आफ्टर 3 मंथ्स, और वो रीपेबल कम से कम ये भी 3 महीने तक के होने चाहिए। मीन्स आप डिपॉजिट 3 महीने, 6 महीने, लास्ट टू लास्ट 36 मंथ, इस पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट ले सकते हो बस। नाउ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर, एक मेंबर से कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकती है। A company is permitted to accept or renew any deposit from its member, including such other deposit outstanding as on the date of the acceptance or renewal, maximum up to 35% of the aggregate of paid up share capital, free reserve, security premium. एक कंपनी अपने मेंबर से अपनी पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का 35% तक का ले सकती है। कितना, 100 करोड़ का ये तीनों अमाउंट है, तो 35 करोड़ तक अपने मेंबर से एज ए डिपॉजिट कंपनी ले सकती है। हाउएवर कुछ एक्सेप्शन है, किसका, आईएफएससी पब्लिक कंपनी स्पेसिफाइड या प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, मनी नॉट एक्सीडिंग 100% तक का अपना पैसा ले सकती है। In addition, the maximum limit in respect of the deposit to be accepted from the member shall not apply to the following class of the private company. ऊपर जो 35% वाला रूल है वो किन किन प्राइवेट कंपनीज पे लागू नहीं होता। प्राइवेट कंपनी विच स्टार्टअप फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, एक स्टार्टअप कंपनी है जिसको 10 साल अभी तक नहीं हुए हैं, वो क्या कर सकती है, अपने मेंबर से 35% से भी ऊपर का पैसा एज ए डिपॉजिट ले सकती है। ए प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल ऑल द कंडीशंस, क्या कंडीशन जो ऊपर दे रखा था उसी टाइप की एक नीचे कंडीशन दी है, जो क्या है, या तो नहीं, ना तो एसोसिएट है, सब्सिडरी या कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका क्या है, बोरोइंग है वो किससे कम है, पेड अप शेयर कैपिटल के 2 गुना से एंड 50 करोड़ दोनों में से जो कम। अब देखो एक इसको अपन एक काम करते हैं, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। ओके, एग्जांपल से लेते हैं ताकि आपको समझ में थोड़ा सा इजी आएगा। क्या, देखो इसका कलर अपन ये रखते हैं। कंपनी है XYZ लिमिटेड, ओके, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, प्लस, मान लो सीधा ही लेता हूँ, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसका टोटल कितना है, 100 करोड़। ठीक है, या इसका डायरेक्ट मैं लिखता हूं, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, इसका 20 करोड़। ओके, एंड कंपनी की बोरोइंग कितनी है, कंपनी की बोरोइंग है 15 करोड़। कंपनी की बोरोइंग कितनी है, 15 करोड़। अब लिमिट क्या बोलती है, लिमिट बोलती है कि लेस देन, इसमें दो लेस है, इसको कंफ्यूज मत होना, इसका कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि इसने क्या बोला है कि पेड अप शेयर कैपिटल अपन की 20 करोड़ है, बोरोइंग कंपनी में 15 करोड़ है। तो लिमिट क्या बोलती है कि आपका अगर दो लिमिट है, ट्वाइस ऑफ, इसका यार कलर थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 40 करोड़।
पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 20 करोड़ है, ट्वाइस कितना हुआ? 40 करोड़ और 50 करोड़। इन दोनों में से विच एवर इज लेस, कितना है? इन दोनों में से लेस है 40 करोड़। इन दोनों में से लेस है 40 करोड़। अब इसने बोला है कि लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन किससे कम है? इन दोनों के लेस में से जितना भी अमाउंट आ रहा है उससे भी अगर कम है, इसका अमाउंट कितना आ रहा है? 40 करोड़ और अपने पास में बोरोइंग कितनी है? 15 करोड़ की। तो क्या ये इससे ज्यादा जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक बार वापस समझो आप इस बात को। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसकी बोरोइंग की पेड अप शेयर कैपिटल है 20 करोड़, उसकी बोरोइंग है 15 करोड़। अब अपन को निकालना है कि उसकी बोरोइंग की लिमिट कितनी होनी चाहिए जिससे वो एलिजिबल नहीं हो, प्राइवेट कंपनी। तो लिमिट दे रखी थी कि लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड 50 करोड़ विच एवरेज लेस, की ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, उसका ट्वाइस 40 करोड़ और 50 करोड़ और 50 करोड़ विच एवरेज लेस, दोनों में से लेस कौन है? 40 करोड़। इससे भी कम है अगर, कितना? अगर इससे भी कम है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मींस 40 करोड़ से भी कम है या नहीं है? 15 करोड़ सर बिल्कुल है, तो उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बस इतनी सी बात है इसकी। अब देखो, या सच कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया हो, या तो कोई बोरिंग वापस देने में या डिपॉजिट का पैसा वापस देने में। ओके, नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर एज रिगार्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी रेफर्ड प्रोविजन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बिकॉज सेम प्रोविजन आर एप्लीकेबल। ओके, जो ऊपर ट्रस्टी वाला प्रोविजन अपन ने पढ़ा था वही सेम टू सेम नीचे कोई भी अगर पर्सन से आप ले रहे हो ना पैसा, उसके लिए आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, ये बोल रहा है ये। ट्रस्टी टू कॉल मीटिंग ऑफ द डिपॉजिटर, कि ट्रस्टी क्या कर सकता है? ट्रस्टी शैल कॉल ए मीटिंग फॉर ऑल द डिपॉजिटर इन द फॉलोइंग केसेस, कि कब एक डिपॉजिटर को ट्रस्टी को एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी? जब एटलीस्ट 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर ने क्या बुलाई है? रिक्विजिशन दी है कि आप एक मीटिंग बुलाओ। 10% वैल्यू, वैल्यू वाले, यहां पे आप ध्यान रखना एटलीस्ट 1/10 वैल्यू, एटलीस्ट 1/10 वैल्यू वाले डिपॉजिटर है, उस उन्होंने क्या बोला है कि आप एक मीटिंग बुलाओ, तो उसको बुलानी पड़ेगी। या फिर कोई ऐसी चीज होगी जो क्या कर रही है? डिफॉल्ट क्रिएट कर रही है किसके अगेंस्ट में? डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट में। कुछ साजिश रची जा रही है डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट में और डिफॉल्ट हो रहा है डिपॉजिटर के अगेंस्ट में, तो उस केस में क्या कर सकता है? ट्रस्टी मीटिंग बुला सकता है। नाउ रेट के बारे में क्या बोला है? डिपॉजिट पर जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, उसके बारे में क्या बोला है और उसके ब्रोकरेज के ऊपर क्या बोला है कि एक कंपनी को कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा या कितना ब्याज देना पड़ेगा। वो कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है? एक कंपनी इज परमिटेड टू इनवाइट और एक्सेप्ट द रिन्यू डिपॉजिट एट द रेट ऑफ एनी रेट ऑफ द इंटरेस्ट या पे एनी अमाउंट ऑफ द ब्रोकरेज, बट नो केस, वो किससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए मिन मैक्सिमम रेट ऑफ द इंटरेस्ट या ब्रोकरेज प्रिस्क्राइब बाई आरबीआई इन केस एनबीएफसी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ओके, एनबीएफसी को जो आरबीआई ने रेट बताई है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की, उससे ज्यादा आपकी रेट नहीं होनी चाहिए। नो एक्सीड द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब बाई आरबीआई। ओके, फर्दर नो ब्रोकरेज शैल बी पेड टू एनी पर्सन एक्सेप्ट, किसको आपको ब्रोकरेज नहीं देना है? एक्सेप्ट द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द कंपनी टू सॉलिसिट डिपॉजिट इन इट्स बिहाफ एंड थ्रू whom deposits are actually procured. Payment of the brokerage to any other person for procuring deposit shall be deemed to be the violation of deposit rules. Means पहली चीज तो ब्रोकरेज किसको मिलेगा? सॉलिसिटर कौन होता है या सॉलिसिट कौन करता है डिपॉजिट? जो जनता को ये बोलता है कि इस कंपनी में आप डिपॉजिट दे दो, तो उसका कुछ कमीशन होता है।
वो कमीशन पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोकर। तो उसको ब्रोकरेज, आप ये बोल रहा है कि आपको खाली उसी को ब्रोकरेज देना है जिसने ये डिपॉजिट लाया है आपकी कंपनी में, अदरवाइज ये रूल्स उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये वॉयलेशन होंगे रूल्स के। नाउ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट। A company shall accept or renew any deposit, whether secured or unsecured, only when an application, as specified by the company, submitted by the intending depositor for accepting the deposit. जब एक कोई भी बंदे ने अगर एप्लीकेशन दी है कंपनी में, तभी वो माना जाएगा कि वो डिपॉजिट करने के लिए एलिजिबल बंदा है। Application shall contain a declaration made by the intending depositor to effect that the deposit is not being made out of the any money borrowed by him from any other person। उसको साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उसने जो भी डिपॉजिट का पैसा दिया है, नॉट आउट ऑफ एनी मनी बोरोड। ठीक है, कि उसने कोई पैसा ऐसा नहीं है कि उधार लाके आपको डिपॉजिट दिया है, तो उसका सेंस भी नहीं बनता कि उस कंपनी में फिर डिपॉजिट क्यों दे रहा है वो। अगर वो उधार लाके ही दे रहा है तो वो सेम जिससे उधार ला रहा है वही आके डिपॉजिट दे देगा। आपका कोई सेंस होगा इस बात का, इसके लिए डिक्लेयर करेगा कि हम मैंने ये पैसा कोई उधार नहीं लाया है, मैंने खुद का पैसा लगाया है कंपनी में। नाउ डिपॉजिट इन द जॉइंट नेम, कि एक डिपॉजिट है वो जॉइंट नेम से हो सकता है। कंपनी डिजायर, अगर उसको लगता है कि मेरे जॉइंट नेम से होना चाहिए, एक्सेप्टेड बाय द कंपनी जॉइंट नेम नॉट एक्सीडिंग 3, कि जॉइंट नेम नॉट एक्सीडिंग 3 जो ऊपर बताया था कि 3 से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ओके। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का क्या क्लोज है? एवरी डिपॉजिटर may nominate any person anytime deposit shall be person to whom such deposit vest in the event of his death। कि नॉमिनी कौन होगा? जो उसके डिपॉजिटर की डेथ के टाइम में एलिजिबल हो जाएगा डिपॉजिट बनने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनेशन, नॉमिनी बोलेंगे। डिपॉजिट की रिसीट अगले 21 डेज, विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ मनी या रियलाइजेशन ऑफ चेक या डेट ऑफ रिन्यूअल। जब कंपनी के पास में पैसा आ गया उसके अगले 21 दिनों के अंदर अंदर क्या देना पड़ेगा? एक डिपॉजिट की रिसीट देनी पड़ेगी। किसको? डिपॉजिटर को या उसके एजेंट को। द रिसीट शैल बी साइंड बाय द ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड एंड स्टेट द डेट ऑफ डिपॉजिट, नेम एंड एड्रेस। सारी उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेच्योरिटी डेट जो भी होगी सारी उस पे लिखी होनी चाहिए। ओके। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट की हर कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें वो सारी की सारी डिपॉजिट की डिटेल लिखेगा। क्या? एज रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट रेफर प्रोविजन गिवन अंडर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट भी एक कंपनी कब कर सकती है? ओके, ये बोल रहा है कि आप एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वाले चैप्टर में जाके पढ़ो, तो यही अपन पढ़ रहे हैं। ओके, तो रीपेमेंट प्री मेच्योर वाला भी कर सकते हैं। इस पे आपको ये बोले सर यहाँ पे तो लिख दिया, अपन जाके पढ़ें क्या उसको? इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहीं से ही ऊपर अपन ने बोल दिया कि प्री मेच्योर कर सकती है, मींस एक कंपनी प्री मेच्योर रीपेमेंट कर सकती है अपने डिपॉजिट का। नाउ कंपनी को एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। किसको? रजिस्ट्रार को। किसके रिगार्डिंग? डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग। ए ड्यूली ऑडिटेड रिटर्न ऑफ डिपॉजिट इन डीपीडी 3 कंटेनिंग पर्टिकुलर एज ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, की 31 मार्च तक डिपॉजिट्स की क्या पोजीशन थी उसकी एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी आरओसी को, अलोंग विद रिक्विजिट फीस बिफोर ऑन और बिफोर 30 जून for that year a declaration to that effect submitted by the auditor in form DPD 3। क्या फाइल करना पड़ता है? ऑडिटेड रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स और साथ में डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म DPD 3। ओके, ये दो चीजें क्या करनी पड़ती है? आरओसी को फाइल करनी पड़ती है। कब तक? ऑन और बिफोर 30 जून। ऑन और बिफोर 30 जून। ओके। नाउ नो राइट टू ऑल्टर एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट्स। एक कंपनी के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि डिपॉजिट्स के टर्म्स एंड कंडीशन से कोई छेड़छाड़ कर सके। द कंपनी हैज नो राइट टू ऑल्टर ईदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डिपॉजिट, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी तरह का कोई कंपनी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। किससे?
डिपॉजिट के कॉन्ट्रैक्ट से। ओके, बस इतनी सी बात है। डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक पब्लिक कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है किसमें, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट अबाउट द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है बाय वे ऑफ नोट मनी रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर। ओके, डायरेक्टर से अगर पैसा आया है तो वो उसको मेंशन करना पड़ता है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इट शैल डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट अबाउट द, और प्राइवेट कंपनी के केस में डिस्क्लोज करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट में मनी रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। कि पब्लिक कंपनी के केस में तो डायरेक्टर से जो पैसा आया, प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर या उसके कोई रिलेटिव से अगर पैसा आया तो वो उसको नोट में मेंशन करना पड़ता है। नाउ पेनल रेट ऑफ द इंटरेस्ट, अगर कंपनी ने कुछ गड़बड़ करी वापस पैसा देने में, ब्याज देने में, तो कंपनी पर कितने परसेंट से ब्याज लगेगा, 18% पर एनम। 18% पर एनम से कंपनी पर क्या मिलेगा, ब्याज लगेगा फॉर द ओवरड्यू पीरियड। कि कितने टाइम के लिए वो पैसा ओवरड्यू रहा, कितने टाइम तक वो पैसा देना था लेकिन आपने दिया नहीं, उस पर 18% से ब्याज लगेगा और उसके साथ में आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। नाउ अब उस पर पनिशमेंट कितनी है, अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया जो प्रोविजन ऊपर लिखे थे, तो आपको डिपॉजिट रूल में कोई भी आपने करा गड़बड़, कंपनी और हर एक ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है उसको कितना मिलेगा, कितना लगेगा पनिशमेंट, फाइन लगेगा अप टू एक्सटेंडेबल टू 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। एंड उसके साथ में कॉन्ट्रावेंशन अगर कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा, तो फर्दर फाइन लगेगा 500 रुपीज फॉर द एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू। कि 5,000 तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ में अगर आपने ये कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू रखा तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपके ऊपर लग जाएगा। नाउ अब अपन ने कौन कौन सी चीजें कवर कर ली, एक बार फटाफट अपन देख लेते हैं। देखो, इसमें अपन ने प्रोहिबिटिव प्रोविजन देखे थे आज आज की, कि अगर एक कंपनी अपने मेंबर से पैसा एक्सेप्ट कर रही है एज ए डिपॉजिट, वो भली पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, उसको क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीजें हैं जो उसको फॉलो करनी पड़ेगी डिपॉजिट लेने से लेके डिपॉजिट को वापस देने तक, और अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो वहां तक। इसके लिए इसने सारा का सारा ए से लेके जेड तक उसने बताया कि सबसे पहले आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक सर्कुलर देना पड़ेगा, सर्कुलर में भी काफी चीजें लिखी थी, ऑडिटर का डिक्लेरेशन न्यूज़पेपर में देना होगा, आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, और वो सर्कुलर आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, आपको एक रिजर्व बनाना पड़ेगा डीआरआर अकाउंट, जिसमें 20% तक का पैसा आपको डालना पड़ेगा। ओके, और एक कंपनी को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, और अगर किया है तो 5 साल बीत चुके हैं। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उन डिपॉजिट्स को सिक्योर करना पड़ेगा और उस पर एक चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा कि हमने ये डिपॉजिट सिक्योर किया है, और अगर उसने नहीं किया सिक्योर तो अनसिक्योर्ड माने जाएंगे, और हर जगह ये बताना पड़ेगा कि ये डिपॉजिट अनसिक्योर है। कंपनी को जो भी डिपॉजिट वापस देने हैं वो विद ब्याज के साथ में देने पड़ेंगे, और अगर कोई डिपॉजिटर कंपनी की कोई भी डिफॉल्ट के लिए आहत हुआ, या कोई भी उसको अगर लगा कि कंपनी ने गलत किया, वो तो एनसीएलटी को एप्लीकेशन कर सकता है, और एनसीएलटी जिसको जो सही लगे वो ऑर्डर कर सकती है। और वो पैसा जो भी डीआरआर अकाउंट में रखा है वो ओनली एंड ओनली रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में ही यूज होना चाहिए, और कम से कम 6 महीने तक का एक डिपॉजिट का टाइम, और मैक्सिमम 36 महीने तक का ही टाइम होना चाहिए, 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, 36 महीने से ज्यादा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप 3 महीने तक का एक ले सकते हो, 3 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, 3 से 6 महीने के अंदर का हो सकता है। ओके, अपने मेंबर से 35% तक का ही पैसा ले सकता है। ओके, और एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा अपने डिपॉजिटर्स के लिए, और वो ट्रस्टी क्या करेगा, अगर ट्रस्टी को कोई 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिटर ने बोला कि एक मीटिंग करो, तो मीटिंग करेगा। अगर कोई ऐसा गड़बड़ हो रहा है कंपनी में तो वो मीटिंग कर सकता है सारों को बुला के, और जो डिपॉजिट की रेट है जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और
डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कि और जो अगर कोई भी मेंबर, जो कोई भी पर्सन कंपनी में पैसा लगा रहा है, वो पैसा कंपनी में लगा सकता है एप्लीकेशन के थ्रू, और उसके साथ में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ये पैसा मैं लोन से नहीं लाया हूं। और कोई एक डिपॉजिट कर रहा है तो वो ज्वाइंट नाम से हो सकता है, मैक्सिमम 3 जनों के। ओके, नॉमिनेशन अपॉइंट कर सकता है कोई भी। और डिपॉजिट की रिसीट अगले 21 दिनों में आपको किसको देनी पड़ेगी, या तो डिपॉजिटर या उसके एजेंट को। और कंपनी को रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और कंपनी चाहे तो प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट भी कर सकती है। और रिटर्न ऑफ डिपॉजिट आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। ड्यूली ऑडिटेड रिटर्न ऑफ डिपॉजिट किसको फाइल करना पड़ेगा, कंपनी को, जिसमें डिक्लेरेशन भी होगा ऑडिटर का साथ में। ओके। और कंपनी के पास में कोई राइट नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में, कोई भी डिपॉजिट के कॉन्ट्रैक्ट में या डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करे। और हर एक पब्लिक कंपनी को ये अपने नोट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितना पैसा कंपनी के डायरेक्टर से आया है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो कितना पैसा डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से आया है। और अगर गड़बड़ हुई तो 5,000 रुपये तक का फाइन, और अगर गड़बड़ कंटिन्यू हुई तो 500 रुपये पर डे के साथ में भी फाइन लगेगा। ये था पूरा पूरा का पूरा प्रोविजन जो डिपॉजिट से रिलेटेड था, आज अपन ने पढ़ा। अगला अपन जो भी है वो है सेक्शन 76 और सेक्शन 76 ए। वो सारा का सारा प्रोविजन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, आनंद करिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।